हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.2 करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग 1.1 का सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में पूरा 1.2 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है। प्रश्नावली 1.2 में एक प्रमेय दिया है। ठीक है, एक प्रमेय दिया है 1.2 में। तो चलिए देखते हैं ये प्रमेय क्या कहता है। तो देखिए प्रमेय कहता है, देखिए आप प्रमेय कह रहा है, मान लीजिए एम एक अभाज्य संख्या है। एम क्या है? अभाज्य संख्या है। यदि एम पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो एम पी को भी विभाजित करेगी, जहाँ पी क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। तो एक प्रमेय कह रहा है एम एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो एम एक अभाज्य संख्या है। यदि एम पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि एम जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो एम पी को भी विभाजित करेगी, ये कह रहा है। जहाँ पी क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो हमारा प्रमेय ये कह रहा है। तो चलिए इस प्रमेय को हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि ये प्रमेय आखिर में क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एम पी स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक है, क्या बोल रहा है? पी स्क्वायर को एम विभाजित करती है। तो क्या बोल रहा है? तो एम पी को भी विभाजित करेगा। एम पी को भी विभाजित करेगा, ये कह रहा है। ठीक, अगर पी स्क्वायर एम को विभाजित कर रही है तो एम जो पी को भी विभाजित करेगा, ये कह रहा है। ठीक है, और क्या पी क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, बोल रहा है कि पी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और एम क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए एम क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या लेते हैं? 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 2 अभाज्य संख्या ले लिए। पी स्क्वायर क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक कोई भी लिख लेते हैं, जैसे कि 10 का स्क्वायर, ये है पी स्क्वायर। एम पी स्क्वायर को विभाजित करती है, कहा तो हम पी स्क्वायर को पी के ऊपर स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है 10/2, तो ये विभाजित कर रही है। देखिए 10 का हम लोग जब वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये विभाजित कर रही है, 2 कर रही है ना। तो ये बोल रहा है कि पी को एम विभाजित करेगी, मतलब 10 को 2 भी विभाजित करेगी, ये बोल रहा है। ठीक है, प्रमेय यही कह रहा है। अगर जो है, ठीक है, ये जो स्क्वायर है इसको 2 विभाजित कर रही है तो ये 10 को 2 भी विभाजित करेगी, ये प्रमेय ये कहना चाह रहा है। अब चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 से समझते हैं कि ये प्रमेय क्या बोल रहा है। देख, धनात्मक पूर्णांक हम क्या ले लिए? 20 का स्क्वायर ले लिए। ठीक है, और एम के जगह हम क्या ले लिए? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे कि 5। तो देखिए ये वर्ग को 5 विभाजित कर रही है ना। तो ये बोल रहा है कि 20 को 5 भी विभाजित करेगी, ये प्रमेय यही कह रहा है। ठीक है, तो ये प्रमेय आगे के क्वेश्चन में हमको काम आने वाला है। जब आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये प्रमेय बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर पी स्क्वायर एम को विभाजित करती है तो पी एम पी को भी विभाजित करेगी, तो ये प्रमेय हमारा बहुत काम का है। अब देखिएगा इस प्रमेय 1.3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारे बुक में प्रमेय के रूप में दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना रहता है। तो देखिए हमारे बुक में ये प्रमेय के रूप में दिया है। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन हमको आगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके रूप में दिया रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। यहाँ हम लोग सीख जाएंगे तो आगे के क्वेश्चन को
भी आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस वाले प्रमेय को समझते हैं और सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे तो कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम इसको विरोधाभास के जरिए सिद्ध करेंगे। ठीक है, पहले हमको एज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि ये एक परिमेय संख्या, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, विरोधाभास, इसको पहले मान लेना है कि ये परिमेय संख्या है। फिर जो जो संभावना आते जाएंगे उसको हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में कुछ मतलब गलत आ जाएगा तो उसके जरिए हम लोग इस प्रोसेस से इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो चलिए सिद्ध करते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखिए उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, इसको उल्टा मान लेंगे। ठीक है, यहाँ अपरिमेय संख्या है तो हम इसको मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल हम लोगों को उल्टा मान लेना। ठीक है, विरोधाभास के जरिए इस क्वेश्चन को लास्ट में सिद्ध कर देंगे। तो देखिए हम लोग क्या मान लिए, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अतः माना, ठीक है, क्या हो जाएगा, √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। हम लोग माने हैं परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसके फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो √2 बराबर क्या लिख लिए, P/Q। ठीक है, जहाँ क्या होता है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, परिमेय संख्या में Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, और P एवं Q क्या होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। ठीक है, क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सबसे पहले देखिए P/Q किसके रूप में रहता है, जैसे कि 5/4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में है। अब देखिए सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो देखिए सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में ले लिए, यहाँ ले लेते हैं 4 और 5। तो देखिए 4 और 5, जब हम 4 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, जब 4 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 2 गुणा 2 निकल जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग 5 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 5 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 गुणा 1 निकलेगा। ठीक है, 5 गुणा 1 निकलेगा। तो देखिए जब हम लोग किसी संख्या का फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, जब दो संख्या का फैक्टर निकाल रहे हैं तो उनमें से कोई भी मतलब HCF कोई भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ एक को छोड़कर, एक को छोड़कर कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं निकलना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सहभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ एक लिख सकते हैं, तो एक को छोड़कर कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सहभाज्य संख्या बोलेंगे। तो देखिए 4 और 5 क्या है, सहभाज्य संख्या है जिनका HCF केवल एक निकलता हो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सहभाज्य संख्या हम लोग समझ गए। अब देखिए, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा, तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा √2 गुणा Q। ये Q यहाँ चला जाएगा। ठीक है, भाग में है तो गुणा में आ जाएगा, तो √2 गुणा Q हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वर्ग करने पर। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, वर्ग करने पर। तो चलिए लिख देते हैं वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में। तो चलिए वर्ग कर देते हैं। तो चलिए वर्ग करने पर क्या आता है, देखिए P का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² बराबर A√2। ठीक है, √2 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, गुणा Q का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा Q²। तो देखिए यहाँ 2 से √2 कट जाता है। ठीक है, अब क्या क्या बचा, देखिए P² बराबर क्या हो जाएगा, Q²। P² बराबर क्या हो जाएगा, 2Q² हो जाएगा। देखिए 2Q² हो जाएगा, तो Q² बराबर क्या हो जाएगा,
क्यू स्क्वायर बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर जैसा का वैसा बटे ये 2, यहाँ गुणा पे है, यहाँ पे आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, समीकरण 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए यहीं पर हमारा प्रमेय काम आने वाला है। ठीक है, जो इससे पहले वाले में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहीं पे हमारा प्रमेय काम आने वाला। तो देखिए यहाँ पे प्रमेय कैसे काम आएगा। तो हम लोग प्रमेय में पढ़े थे, अगर 2p स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है, 2p स्क्वायर को विभाजित करती है तो 2p को भी विभाजित करेगी। ये हम लोग प्रमेय में पढ़े थे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर अपन 2 क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, पूर्णांक है। अतः p स्क्वायर हम लोग प्रमेय में पढ़े थे। ठीक है, अतः p स्क्वायर 2 से क्या है, 2 से भाज्य है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, 2 p से भी भाज्य होगा। ठीक है, अतः सॉरी p से नहीं, p 2 से भी भाज्य होगा। ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, इससे पहले वाले प्रमेय में पढ़े थे। अगर p स्क्वायर 2 से भाज्य है तो p 2 से भी भाज्य होगा, ये प्रमेय में पढ़े थे हम। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अतः p भी 2 से भाज्य है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, माना, ये लिख दिया, माना p 2 से भाज्य है। ठीक है, p 2 से भाज्य है तो कुछ ना कुछ तो पूर्णांक निकल के आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ पूर्णांक निकल के आएगा। जब ये p, यहाँ पे p पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए जब हम भाग देंगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो क्या निकल के आएगा, चलिए हम लोग मान लिए k1 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो k1 क्या होगा, कुछ ना कुछ पूर्णांक निकल के आएगा। तो यहाँ चलिए पूर्णांक लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ पूर्णांक निकल के आएगा जब p में हम 2 का भाग देंगे तो देखिए चलिए यहाँ से हम लोग p का मान निकाल लेते हैं। अब क्या का मान निकालना है हमको, p का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k1। ये हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा, ये हमारा समीकरण हो जाएगा 2। ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब चलिए अब क्या करना है, इसके आगे क्या करना है हमको। अब ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 का मान को समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, p में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो चलिए रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, p स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, p का मान रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p के जगह में 2k और क्या है, बाहर क्या है, देखिए स्क्वायर है तो हमको क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। और बटे का बटे, और बटे में क्या है, 2 है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं, चलिए क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और k का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के ऊपर 2 की घात है, 2 की घात 2, 4 और k का k स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2। तो ये 4 और 2 को काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो क्या बचा, क्यू स्क्वायर बराबर बचा, क्यू स्क्वायर बराबर बचा है 2k स्क्वायर अपॉन में तो 1 बचा है। ठीक है, तो 1 को नहीं लिखते। ठीक है, तो क्या निकला है, तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ 2k1, यहाँ 1 है। ठीक है, k1 है, यहाँ भी 1, वहाँ 1, तो 2k1। यहाँ से हमको किसका मान निकालना है, k1, इस k1 का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, k1 स्क्वायर का मान निकालना है। तो चलिए k1 स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो k1 स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन क्या निकल जाएगा, क्यू स्क्वायर अपन क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे फिर हमको क्या करना है, प्रमेय लिखना है। ठीक है, यहाँ पर फिर प्रमेय का काम पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे
तो देखिए प्रमेय क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे देखिए क्या, यही प्रमेय का यूज़ करना है, ठीक है। क्या लिखना है अब, देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर अपन 2 है, मतलब उसके जैसे, इसके जैसे है, ठीक है। तो इसी के जैसे यहाँ भी प्रमेय का ही इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। तो क्या लिखना है हमको, यहाँ पे क्यूब स्क्वायर है, तो चलिए लिख देता हूँ क्यूब स्क्वायर अपॉन 2 क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। क्यूब स्क्वायर पूर्णांक है, अतः क्यूब स्क्वायर किससे भाज्य होगा, क्यूब स्क्वायर किससे भाज्य होगा, 2 से भाज्य है, ठीक है। तो अतः क्या हो जाएगा, क्यू 2 से भी भाज्य होगा, क्यू 2 से भी भाज्य होगा। ये हमारा जो इससे पहले हम लोग प्रमेय पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना है हमको। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखे क्यूब स्क्वायर अपन 2 एक पूर्णांक है, अतः क्यूब स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो क्यू 2 से भी भाज्य होगा। ये कहाँ पढ़े थे हम लोग, ये पढ़े थे प्रमेय में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलिए मान लेते हैं, माना, क्या मानना है, क्यू बटे 2, ठीक है, 2 से भाज्य है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पूर्णांक तो निकल के आएगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लिए, K2 निकल के आया, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, 2K2। तो ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, ये हमारा समीकरण हो गया, ये समीकरण 1 है, ठीक है। समीकरण 2 और समीकरण 3, ये हमारा समीकरण 3 था, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण कौन सा हो जाएगा, 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं समीकरण 2 और समीकरण 4 को, समीकरण 2 और समीकरण 4 को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिख देता हूँ, समीकरण 2 और क्या से, समीकरण 4 से। चलिए देखते हैं समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 ये है, और समीकरण 4 कहाँ है, ये, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या है, देखिए समीकरण 2 क्या है, P बराबर क्या है, 2K1, और समीकरण 4 बराबर क्या है, Q बराबर क्या है, 2K2। अब यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दो क्या आ रहा है, देखिए 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। जबकि हमने क्या माना था, जबकि हमने माना था कि ये सहभाज्य संख्या है, P और Q क्या माने थे हम लोग, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या में सिर्फ क्या आ रहा था एचसीएफ में, सिर्फ एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ संख्या आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग माने थे पहले कि ये एक परिमेय संख्या है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कथन गलत हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा कथन गलत हो गया, ठीक है। किसके जरिए गलत हुआ है, समीकरण 2 और समीकरण 4 के जरिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे, चलिए लिख देते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। क्या है, 2 है। हमने आगे लिखे, हमने माना था, क्या माने थे, P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या। P और Q क्या माने थे हम लोग, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अतः हमारा कथन क्या है, गलत है, ठीक है। हमारा कथन क्या है, गलत है। तो गलत है तो फिर क्या लिखेंगे, √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक
अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये क्वेश्चन और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग विरोधाभास बिल्कुल हम लोग उल्टा मान लेंगे, मानकर चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। उसके बाद में जो जो संभावना आते जाएंगे उसको लिखेंगे और लास्ट में कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा संभावना कि वो उसको कथन को गलत कर देगा। ठीक है, और गलत करने से क्या हो जाएगा, फिर हम लोग जो गलत माने थे उसको हम लोग सही करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना गाइस, यहाँ पे है P एवं Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है। यहाँ पे लिखा हूँ सहभाज्य, यहाँ गलती से सहभाज्य लिखा गया था। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या है जिनका एचसीएफ केवल एक ही आता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए गैस, उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए। √3 एक अपरिमेय संख्या। इससे पहले वाले अभी जस्ट क्वेश्चन किए थे, √2 एक अपरिमेय संख्या। सेम मेथड से सेम स्टेप बाय स्टेप हमको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। और इसके आगे एक और क्वेश्चन है, √5 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल विरोधाभास के जरिए हम लोग उल्टा कुछ एज्यूम करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जाके वो हमारा कथन गलत हो जाएगा और फिर हम लिखेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको मानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हल लिख लेते हैं। हल में लिखना है माना, क्या मानेंगे, √3 एक परिमेय संख्या है। ये हम लोग मान लिए। ठीक है, अब परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, अतः माना। ठीक है, मानेंगे कि √3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहाँ क्या हो जाएगा, PQ इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और P और Q सह अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, क्या मान लिए, देखिए Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिन संख्याओं का एचसीएफ केवल एक आता हो। ठीक है, P और Q का एचसीएफ क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, उनको क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो ये मान लिए। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या, यहाँ से देखिए Q को हम इस तरफ लाएंगे। ठीक है, Q को इस तरफ ला लेते हैं तो Q यहाँ आ जाएगा और Q यहाँ आएगा तो गुणा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, चलिए करें। तो √3 Q हो जाएगा। ठीक है, बराबर, ये भाग में तो इसके साथ में गुणा में आ जाएगा और यहाँ क्या जब P बच जाएगा। ठीक है, इसको चलिए पलट के लिख देते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा, √3 Q हो जाएगा। ठीक है, पलट के लिख दिए, इसको सीधा कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हमको दोनों पक्षों को वर्ग करना है। वर्ग क्या के लिए कर रहे हैं, ये √3 को यहाँ पे हटाएंगे। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। P² बराबर √3 का स्क्वायर और ये Q का स्क्वायर, दोनों पे हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, √3 और Q का वर्ग कर दिए। तो देखिए P² बराबर ये अंडर यहाँ वर्ग है। ठीक है, ये अंडर है तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 और Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो P² बराबर क्या हो जाएगा, 3Q²। ठीक है, तो यहाँ देखिए P² बराबर ये 3 को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, और Q², तो देखिए Q² बराबर क्या निकल के आ गया, P²/3। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, Q² बराबर P²/3, ये निकल के आ गया। ठीक है,
ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 निकल के आ गया। अब देखिए समीकरण 1 में हमको प्रमेय जैसा दिख रहा है। ठीक है, p²/3। इससे पहले जो प्रमेय पढ़े थे हम, वही प्रमेय का यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए p²/3 है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिखेंगे हम p²3 क्या है, p²3 क्या है, पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे चूँकि p²/3 क्या है, पूर्णांक है। ये लिख लिए पूर्णांक है। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे, अतः p² क्या से भाज्य है, 3 से भाज्य है। ये हम कहाँ पढ़े थे, प्रमेय में पढ़े थे। ठीक है, अतः p² 3 से भाज्य है। तो क्या होगा, अतः p 3 से भाज्य होगा। क्या लिखेंगे, अतः p 3 से भाज्य है। ये हम कहाँ पढ़े थे, प्रमेय में पढ़े थे। प्रमेय के अकॉर्डिंग हम लोग लिखे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, माना p 3 से भाज्य है, तो कुछ ना कुछ निकल के तो आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ पूर्णांक तो निकल के आएगा। ठीक है, तो p 3 से भाज्य है तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। तो क्या निकल के आएगा, अब चलिए हम लोग मान लिए k1 निकल के आएगा। ठीक है, ये हम लोग मान लिए। तो यहाँ से हम क्या का मान निकाल सकते हैं, p का मान निकाल सकते हैं 3k1। ये हमारा बहुत काम का है। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। ये समीकरण 2 बहुत काम का है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, ये जो मान आया है, ठीक है, समीकरण 2 का मान कहाँ रख देंगे, ये यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। तो चलिए रख देते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो p बराबर 3k1 है, तो p के जगह हम क्या रखेंगे, 3k1 रखना पड़ेगा। तो चलिए रख देते हैं यहाँ k² बराबर, अब देखिए यहाँ p² के जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, 3k1 रखना पड़ेगा। तो चलिए p के जगह हम क्या रखेंगे, 3k1 का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है इसलिए ये पूरे का स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब बटे में क्या है, देखिए बटे में है 3। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा k² बराबर 3 और 3 का वर्ग हो जाएगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब k1 का स्क्वायर हो जाएगा, k1 का स्क्वायर बटे में क्या चल रहा है हमारा, 3 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, 9 को 3 से काट सकते हैं। ठीक है, 9 को काट देते हैं 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो चलिए जो आया उसको लिख देते हैं, k² बराबर ये 3 बार कटा। ठीक है, क्या चल रहा है, k1 का स्क्वायर ये चल रहा है। ठीक है, और ये जो आया उसको हम क्या लिखेंगे, समीकरण, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 3k1 तो इसको हम लोग लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से हमको क्या निकालेंगे, k1 का मान निकालेंगे। ठीक है, k1² का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं, क्या निकालेंगे, k1² का मान निकाल लेते हैं। यहाँ k1² का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, k1² का मान निकालेंगे तो ये पूरा 3 पक्षांतर हो जाएगा। ठीक है, गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो भाग में आ जाएगा तो यहाँ लिख देंगे, ये हमारा जो निकल के आएगा उसको क्या हो जाएगा, समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ फिर लिखेंगे, देखिए हमारा प्रमेय टाइप दिख रहा है, प्रमेय के जैसे दिख रहा है, k² बटे 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, चूँकि k² बटे 3 पूर्णांक है। ठीक है, और जब लिखे को पूर्णांक है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लिख रहा हूँ, है ना, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, अतः k² 3 से भाज्य है। ठीक है, क्या लिखूँगा,
अतः क्यूब स्क्वायर 3 से भाज्य है। अतः क्यूब स्क्वायर 3 से भाज्य है। ये प्रमेय के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। अतः क्या हो, क्यू 3 से भाज्य है। क्यूब स्क्वायर 3 से भाज्य है तो क्यू 3 से भी भाज्य होगा। तो ये हम प्रमेय के अकॉर्डिंग लिख दिए। अब जब यहाँ पे है, ठीक है, 3 से भाज्य है तो माना क्या लिखेंगे, माना अब क्या लिखेंगे, क्यू बटे 3, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्यू बटे 3 लिखेंगे। जब ये पूर्णांक है, हम लोग मान लिए कि क्यू 3 से भाज्य है तो यहाँ कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ पूर्णांक निकल के आएगा। तो क्या निकल के आएगा, हम लोग मान लिए क्या, K2 मान लिए, ठीक है। जो निकल के आएगा उसको क्या मान लिए, K2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम क्या का मान निकालेंगे, Q का मान निकाल लेते हैं, 3K2। अब ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण हो जाएगा 4। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 4 को देखिए। समीकरण 2 कहाँ है हमारा, ये है समीकरण 2, ये है, और ये समीकरण 4 ये है। तो देखिए समीकरण 2 और समीकरण 4 से क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है आप लोगों को, उभयनिष्ठ क्या है, 3 दिख रहा है। तो देखिए समीकरण 2 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि 3 P और Q का क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब चलिए लिख देते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि 3 P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। और हम लोग क्या माने थे, अतः हम लोग माने थे P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ये हम लोग माने थे। अतः हमारा कथन क्या है, गलत है, हमारा कथन गलत है। अतः क्या हो जाएगा, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसा हम लोगों को लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो देखिए समीकरण 2 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि 3, ये जो 3 दिख रहा है, इन दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ है। और जबकि हम लोग माने थे P और Q दोनों क्या है, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है इनका एचसीएफ केवल एक आना था, ये हम लोग माने थे। तो हम जो माने थे वो गलत हो गया, ठीक है, हमारा कथन गलत हो गया। इसलिए √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। इसके अगले वाले क्वेश्चन में √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको सिद्ध करते हैं। अब देखिए गाइस, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन देखिए सेम है, जैसे हम लोग अभी उदाहरण को सॉल्व किए थे वैसी क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 के पहला वाला जो प्रश्न है उसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी जिस प्रकार से हम लोग उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व किए थे, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सेम वैसी उसी प्रोसेस से इसको भी सॉल्व करना है। पहले हम लोगों को मानना है कि ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल विरोधाभास के जरिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये लिख लिए माना, ठीक है, माना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए, √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लिए। अब परिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे, माना √5 बराबर P बटे Q। और जब P बटे Q है तो क्या लिखेंगे, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या
संख्या है। ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। अब देखिए अब क्या करते थे इसके बाद में हम लोगों को q का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है? q का मान निकालना है। तो चलिए क्या करेंगे, p जब इसको निकालेंगे इधर तो √5q हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा p। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे करना है दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ये दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, तो चलिए दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। तो जब दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो √5q का वर्ग हो जाएगा बराबर p का वर्ग। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग जब ये वर्ग और ये वर्ग कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ 5 बचेगा और q का q² हो जाएगा बराबर p² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर q² का मान निकालना है हम लोग को। q² का मान निकालेंगे तो p² बटे ये 5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 निकल के आ गया। अब इसके बाद में क्या करते थे, ये हमारा प्रमेय जैसा देख रहा है, p² 5 से भाज्य है तो p भी 5 से भाज्य होगा। ये प्रमेय के जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग प्रमेय लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं। p² बटे 5 क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, चूंकि p² बटे 5 क्या है, पूर्णांक है, अतः क्या लिखेंगे, p² 5 से भाज्य है, अतः p 5 से भाज्य है। ये हम लोग प्रमेय में पढ़े थे। ठीक है, जो प्रमेय में पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ लिखे p 5 से भाज्य है, तो यहाँ लिख देता हूँ, माना क्या लिखेंगे, p 5 से भाज्य है। p 5 से भाज्य है तो भाज्य है तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ठीक है, तो हम मान लिए, क्या मान लिए, k1 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, p बराबर क्या निकल के आ जाएगा, p बराबर निकल के आ जाएगा हमारा, p बराबर निकल के आ जाएगा, p बराबर निकल के आ जाएगा, ये 5 डिवाइड में है तो यहाँ जाएगा क्या, गुणा में आ जाएगा, 5k1। तो जो निकल के आया वो क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण 2 आया है, समीकरण 2 के मान को कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं समीकरण 2 का मान। तो समीकरण 2 में क्या है, p का मान दिया है, p का मान क्या दिया है, 5k1 दिया है, तो 5k1 को कहाँ रखना है, p के जगह में रखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, q² बराबर क्या हो जाएगा, p की जगह हम क्या लिखेंगे, 5k1, ये 5k1 रख दिए और यहाँ वर्ग है तो ये वर्ग डाल दिए। अब बटे में क्या है, बटे में है 5, तो ये 5 लिख दिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, q² बराबर हो जाएगा 5 5 25 और k1 का स्क्वायर भी होगा तो k1 का स्क्वायर लिख दिए, बटे क्या चल रहा है हमारा 5। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, q² बटे q² बराबर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, इसको काट सकते हैं, 5 5 25, तो क्या बचा 5k1 का स्क्वायर। अब यहाँ से किसका मान निकालना है हम लोगों को, ये k1² का मान निकालना है। तो चलिए k1² का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ क्या बचा है, q² बटे ये k1 का मान निकाल रहे थे, 5 गुणा में है, जब इसको इस साइड लाएंगे तो क्या में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 5। तो देखिए यहाँ पे k1² बराबर q² बटे 5, ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 3 को देखिए, प्रमेय के जैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रमेय लगा देंगे, q² बटे 5, तो क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, चूँकि q² बटे 5 क्या है,
पूर्णांक है। क्यू स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक है। अतः क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर 5 से क्या है? भाज्य है। ये लिख दिए। तो क्या हो जाएगा? क्यू 5 से भी भाज्य होगा, 5 से भी भाज्य होगा। ये हम कहाँ लिखे थे? ठीक है, ये हम कहाँ पढ़े थे? प्रमेय के अकॉर्डिंग लिख दिए। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्यू 5 से भी भाज्य है। तो चलिए अब मानेंगे। क्या मानना है? क्यू क्या से भाज्य है? 5 से भाज्य है। तो क्यू 5 से भाज्य है, तो जब भाग देंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो क्या मान लेते हैं? यहाँ पे मान लिए K2 आ रहा है। ठीक है, तो K2 मान लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा? 5K2। तो ये समीकरण हमारा कौन सा हो जाएगा? समीकरण 4। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 4 और समीकरण 2 को देखिए, P और Q। ठीक है, इसमें दोनों में क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है? 5 उभयनिष्ठ निकल रहा है। ठीक है, 5 उभयनिष्ठ निकल रहा है, जबकि हम P और Q को क्या माने थे? सहभाज्य माने थे। उनका कोई उभयनिष्ठ नहीं निकलना था, लेकिन यहाँ 5 उभयनिष्ठ निकल गया। मतलब हमारा कथन गलत हो गया। ठीक, हमारा कथन गलत हो गया। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि, ठीक है, स्पष्ट है कि 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हम लोग क्या माने थे? अतः हम माने थे कि P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। ये हम लोग माने थे। मतलब अतः हमारा कथन क्या हो गया? हमारा कथन गलत हो गया। ठीक, गलत साबित हो गया, गलत हो गया। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे जो सॉल्व करेंगे वो उसमें दो संख्याएं मिक्स रहेगा। ठीक है, जैसे कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो उसको किस प्रकार से सिद्ध करना है आगे की वीडियो में चलिए सीखते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 का क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मिक्स वाला है। देखिए 5 - √3। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन को सॉल्व करते थे उसमें सिर्फ √3, √2 और √5 था, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन दे दिए, मिक्स करके दे दिए। ठीक है, इनको हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। विरोधाभास के जरिए ही सिद्ध करेंगे। ठीक है, कुछ मानेंगे, इसको मानेंगे कि पहले परिमेय संख्या है, उसके बाद में कुछ कंडीशंस को लिखेंगे। ठीक है, जो संभव है, संभावना है। ठीक है, और हमारा लास्ट में कुछ कथन गलत हो जाएगा और फिर हम लोग उसके जरिए हम लोग सिद्ध कर देंगे। तो चलिए सिद्ध करते हैं। ठीक है, सेम मेथड से सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन को भी, इसलिए ये क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना, सबसे लिखेंगे माना 5 - √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए। ठीक है, तो माना 5 - √3, 5 - √3 बराबर P/Q। ठीक है, यहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और क्या लिखेंगे? P और Q सह अभाज्य
संख्याएं है। ये हम लोग लिखे थे, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे लिखे तो हम लोग को उल्टा मान के चलना है कि ये परिमेय संख्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0 सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों को ये जो √3 है, ठीक है, ये जो √3 दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उधर पक्षांतर करेंगे उस तरफ। तो चलिए ऐसे ही हर क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। -5 माइनस √3 है, ठीक है, तो इसको चलिए पक्षांतर करते हैं हम। तो चलिए इसको पक्षांतर करेंगे। जब हम इसको -3 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा √3। और जो p/q है इसको उठा के इस तरफ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, प्लस में है। तो क्या हो जाएगा, पहले से क्या है यहाँ 5 है, उसके बाद में ये प्लस में है तो इसको माइनस में ला देंगे, p/q, ठीक है। हम लोग √3 के बराबर लाना है हम लोगों को, है ना। तो इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। तो चलिए √3 बराबर लिख लेते हैं। √3 के बराबर लाना है, यहाँ जो भी रूट में रहेगा उसी के बराबर में लाना है। तो √3 बराबर क्या ले लिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं पलट के लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को पलट के लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, ये q है, इसके बटे में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो चलिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, q, ठीक है। अब यहाँ भाग देंगे 1 में, q में, तो क्या जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ q का भाग जाएगा। तो q का गुणा किसके साथ में करेंगे, 5 के साथ में, 5q हो जाएगा, माइनस q का जब भाग देंगे q में तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा p के साथ में करेंगे तो p आएगा। तो 5q माइनस p/q ये आया, ठीक है। इसको अब क्या देंगे हम, समीकरण 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, समीकरण 1 निकल के आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, चूँकि 5q माइनस p एक पूर्णांक है, ठीक है, क्या है, एक पूर्णांक है, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए p और q, ठीक है, p और q, यहाँ पर देखिए p और q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा, अतः 5q माइनस p भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा, भी एक पूर्णांक है, ठीक है, ये भी एक पूर्णांक होगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखे, चूंकि p और q पूर्णांक है तो 5q माइनस p भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। जब इनको घटाएंगे जोड़ेंगे तो एक पूर्णांक ही निकल के आएगा ना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 4 धन 3, इसको हम जोड़ रहे हैं तो क्या 7 पूर्णांक ही निकल के आ रहा है, ठीक है। घटाते हैं, चलिए 4 माइनस 2 2 पूर्णांक निकल के आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या किए, 5q माइनस p भी एक पूर्णांक है करके लिख लिए। और जैसे कि कोई भी बटे रहता है, ठीक है, जैसे कि बटे 2/5, इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, परिमेय। तो देखिए 5q माइनस p भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अब देखिए इनको अगर भाग देंगे जोड़ेंगे, भाग देंगे तो क्या हमारे क्या निकल के आएगा, परिमेय संख्या निकल के आएगा। तो हम क्या मानेंगे, अतः इसको हम लोग जब भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ही निकल के आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या 5q माइनस p/q, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको जब जोड़े घटाए तो एक पूर्णांक ही निकल के आ रहा होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्या निकल के आएगा, परिमेय संख्या ही निकल के आएगा। इसलिए हम 5q माइनस p/q एक परिमेय संख्या है करके लिखे हैं, ठीक है। परंतु अब देखिए यहाँ देखिए, परंतु समीकरण 1 से, परंतु समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में देखिए क्या है, √3 बराबर 5q माइनस p/q दिया है, ठीक है, दिया है 5q माइनस p/ क्या दिया है, q बराबर √3, जबकि √3 क्या है,
अपरिमेय संख्या है, तो 5q माइनस पी भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, अतः 5q माइनस पी बटे क्यू अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से जो हम लोग माने थे कि ये परिमेय संख्या है, तो देखिए √3 अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जबकि हम लोग यहाँ क्या माने हैं, 5q माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल विरोधाभास हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, हमारा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, हमारे पूर्व कथन का क्या कर रहा है, जो हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है। ठीक है, अतः हमारा कथन क्या हो गया, गलत है। अतः हमारा कथन गलत है। ठीक है, अतः हमारा कथन गलत है। तो देखिए, अतः क्या हो जाएगा, 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जब इसको सॉल्व किया तो 5q माइनस पी भी एक पूर्णांक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो परिमेय संख्या निकल के आएगा। तो इसको माने थे परिमेय संख्या है, परंतु समीकरण 1 से क्या कह रहा है, देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे पूर्व कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक है, विरोधाभास है, इसलिए 5 माइनस √3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। आगे क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए गाइस, हमारा उदाहरण नंबर 7 सेम अभी इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, कि मान बदल दिया हूँ, तो देखिए कैसे कैसे दर्शाइए। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले क्या लिखे थे हम, 3√2 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास लेके चलना है। 3√2 है तो p बटे क्यू, ठीक है, ये परिमेय संख्या, q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या होगा, सहभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग √2 को एक तरफ रखे हैं और पूरे मान को उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, गुणा है तो p बटे यहाँ पे क्या में आ गया, ये गुणा पे आ गया, तो इसको क्या माने हम लोग, समीकरण 1। अब देखिए चूंकि p और q क्या है, पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, तो p बटे 3q क्या हो जाएगा, p बटे 3q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। परंतु समीकरण 1 से p बटे 3q बराबर √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो p बटे 3q भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 कह रहा है। तो देखिए हमारे पूर्व कथन का क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। जबकि हम लोग पूर्व कथन में क्या बोले थे, p बटे 3q ये परिमेय संख्या है, ये इसका क्या बोला, विरोधाभास कर रहा है। ठीक है, ये उसका विरोध कर रहा है, अतः हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उदाहरण नंबर 7 को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, अब दूसरा क्वेश्चन को साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले वही मानना है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए मानते हैं। माना, क्या मानेंगे, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये हम लोग मान लिए प्यारे बच्चे। ठीक है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, माना 3 + √5 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे क्यू। परिमेय संख्या माने तो p बटे क्यू के रूप में लिखेंगे, जहाँ क्या हो जाएगा, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और
P और Q क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमको, √5 को एक तरफ लिखना है और बाकी सबको पक्षांतर कर देना। तो चलिए पक्षांतर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, चलिए पक्षांतर करते हैं। तो अभी हम 2√5 को इस तरफ रख देते हैं, बाकी सबको पक्षांतर कर देते हैं। P/Q ये देखिए धन पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस में है। इसको जब उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या में चला जाएगा, -3 में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2√5 बराबर, इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो Q का ऐसे में Q आ जाएगा, Q में जब Q का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। जो 1 आएगा उसको P के साथ में गुणा कर देंगे, तो P के साथ में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, P आएगा। अब माइनस का माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, जब 1 में Q का भाग देंगे तो Q आएगा और Q का गुणा 3 के साथ कर देंगे तो क्या लिखेंगे, 3Q लिखेंगे। ठीक है, ये 3Q लिख के हो गया। अब क्या करना है हमको, रूट वाले को एक तरफ रखना है, √5 को, बाकी सबको उस तरफ पक्षांतर कर देना है। तो ये √5 को एक तरफ रख दिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, √2, ये देखिए 2, ये 2 है ना, एक गुणा में है तो इस तरफ जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, आ जाएगा ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाग में लिख देते हैं P-3Q बटे, ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो देखिए सबको इस तरफ पक्षांतर कर दिए तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1। अब क्या करते हैं इसके बाद में, चूंकि लिखते हैं, इसके बाद में चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है, चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसलिए P-3Q बटे 2Q, ये बटे में है, देखिए P-3Q बटे 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये परिमेय संख्या में आएगा, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखेंगे समीकरण 1 से। देखिए अब देखना है हमको समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखना है हम लोगों को समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, √5 बराबर P-3Q, P-3Q है ना, तो √5 से देखिए P-3Q बटे Q बराबर क्या है, √5। इसको पलट के लिखा हूँ। ठीक है, इसको पलट दिया हूँ, पहले इसको लिख लिया हूँ, बाद में उसको लिख लिया हूँ, तो पलट के लिखा हूँ, जो कि क्या है, जो कि एक √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग पहले वाले में सिद्ध किए थे, पहले वाले क्वेश्चन में परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए P-3Q बटे Q, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो समीकरण 2 से क्या हो रहा है, हमको स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, समीकरण 2 से स्पष्ट हो रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, हमारे पूर्व कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है ना। अतः यह हमारे पूर्व कथन का क्या कर रहा है, विरोधाभास है। ठीक है, यह है विरोधाभास है, अतः हमारा कथन गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा इस प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन का पहला भाग देखिए,
1/2 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या, हमको सिद्ध करना है। तो 3 भाग है, तो पहला भाग देखिए 1/√2 को हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, उसी के जैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हल, सबसे पहले क्या लिखते थे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम लोग माने हैं। तो माना 1/√2 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और P और Q सह अभाज्य संख्याएं है, ये हम लोग लिखते थे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, जो √2 है इसको एक साइड रखेंगे, बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, बाकी सबको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए पक्षांतर करते हैं। तो देखिए जब √2 को इस तरफ रखेंगे, बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे, है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, व्युत्क्रम कर सकते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम करने का मतलब क्या है, पलट देंगे, तो ये 2 हमारा एक साइड हो जाएगा। तो चलिए व्युत्क्रम करने पर यहाँ लिख देता हूँ, व्युत्क्रम करने पर। तो चलिए व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम का मतलब होता है जो √2 है वो ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, और दोनों पक्षों को करेंगे, एक ही पक्ष को नहीं करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 बराबर क्या हो जाएगा, एक को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि नीचे में एक है, तो ये क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए चूंकि देखिए P और Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, इसलिए Q/P परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो ये लिख दिया हूँ, Q/P परिमेय संख्या है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, परंतु समीकरण 1 से देखिए, परंतु यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, परंतु समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 क्या कह रहा है, इसको पलट के लिख रहा हूँ। ठीक है, Q/P बराबर √2, जो कि क्या है, √2 परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। अतः Q/P क्या होगा, परिमेय, यहाँ नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो Q/P क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए Q/P ये हमारा पूर्व कथन का क्या कर रहा है, विरोधाभास है ना। ठीक है, पूर्व कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है ना, गलत साबित हो गया हमारा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग, यह हमारे पूर्व कथन का क्या कर रहा है, यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे, अतः हमारा कथन क्या हो गया, अतः हमारा कथन गलत है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल ऐसी आप लोगों को एग्जाम में भी लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए गाइस, प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा भाग देखिए। दूसरा भाग में क्या है, 7√5 को हमको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे,
माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ऐसे लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चे, 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो माना 7√5 बराबर क्या, P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, और P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं है। सह अभाज्य संख्याएं मतलब जिनका एचसीएफ केवल और केवल एक होता हो, उसको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब चलिए, अब क्या करते थे, अब उसके बाद में करते हैं हम लोग √5 को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो चलिए √5 को हम एक साइड रख लिए, बाकी सबको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो गुणा में है, तो P इसको जब इस तरफ पक्षांतर करेंगे राइट साइड, तो ये गुणा में है तो इस तरफ आके कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो भाग में आएगा तो क्या बन जाएगा, 7Q, और यही हमारा क्या हो जाएगा। बाकी सबको पक्षांतर करने के बाद हम लोग समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, तो ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या करते हैं उसके बाद में, चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है, चूंकि P और Q पूर्णांक है, अतः P/7Q 7Q, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, परंतु क्या, परंतु समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ है, ठीक है, P/7Q बराबर √5, और हमको पता है √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या है। तो जब √5 अपरिमेय संख्या है तो ये बराबर में है, तो P/7Q भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए 7 नहीं, P/7Q परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कथन गलत हो गया, ठीक है। समीकरण 1 क्या बोल रहा है, समीकरण 1 पहले वाले कथन का विरोधाभास है, ठीक है, हमारा कथन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः यह हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है, अतः हमारा कथन क्या हो गया, गलत है, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे अब, 7√5, तो लिखे 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन का भाग 2 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, 6 + √2 को सिद्ध करना है हमको कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो चलिए सिद्ध करते हैं, वही प्रोसेस फिर से। 6 + √2 माना क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो माना 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहाँ P और Q क्या है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q सह अभाज्य संख्याएं है, ये हम लोग माने, ठीक है। अब क्या करना है, अभी √2 दिख रहा है, उसको एक साइड रखेंगे, बाकी सबको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए करते हैं।
तो चलिए पक्षांतर करते हैं। तो देखिए अंडर रूट 2 को एक साइड रख दिया बराबर करके, अब 6 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बटे क्यू। ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए माइनस लिख देते हैं, ठीक है, -6। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब हम लोग करना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। क्यू इसके बटे में 1 है, ठीक है, तो क्यू आएगा, क्यू में जब क्यू का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 1 का गुणा किसके साथ में करेंगे, इस पी के साथ में करेंगे। तो पी के साथ में जब 1 का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, पी माइनस यहाँ 1 है, 1 का गुणा जब क्यू में 1 का भाग देंगे, है ना, तो क्या आएगा, क्यू आएगा। तो क्यू का गुणा किसके साथ में करेंगे, 6, तो क्या हो जाएगा, 6 क्यू हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1। सबको पक्षांतर कर दिए। अब पक्षांतर करने के बाद वही क्या हो जाता है, हमारा समीकरण 1 हो जाता है। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या करना है, चूंकि क्या है, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, ये हो गया पूर्णांक है, अतः इसलिए क्या हो जाएगा, p माइनस 6 क्यू बटे क्यू। एक क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए परंतु, यहाँ पर देखिए परंतु समीकरण 1 से देखिए, परंतु समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है, इसको पलट के लिख रहा हूँ, ठीक है। समीकरण 1 कह रहा है p माइनस 6 क्यू बटे क्यू बराबर अंडर रूट 2, जबकि हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या है, अंडर रूट 2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब ये बराबर में है तो p माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अतः p माइनस 6 क्यू बटे क्यू ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या कर रहा है, अब पूर्व कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, पूर्व कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। हमारा कथन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, हमारा कथन क्या हो गया, गलत। तो अब क्या लिखेंगे, अतः यह हमारा पूर्व कथन का विरोध कर रहा है, मतलब विरोधाभास है, का विरोधाभास है। अतः हमारा कथन क्या हो गया, हमारा कथन गलत हो गया। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा भाग को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है पूरे को पूरे इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। विरोधाभास के जरिए पहले हमको मानना है परिमेय संख्या है, फिर कुछ संभावना आएंगी और लास्ट में जाके वो हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और गलत होने के बाद में हम लिख देंगे कि 6 प्लस जो रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में वो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। चैप्टर सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब आगे की वीडियो में हम लोग बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दूसरा चैप्टर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।